हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं एक और प्रोनाउन के टाइप की, और नाम है उसका रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव शब्द का मतलब आप सब जानते होंगे। इसका मतलब रिलेशन से होता है। रिलेशन मतलब संबंध, रिश्ते। अब जब जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेशन या रिलेटिव बोलते हैं। अब ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन, अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो इसमें जो शब्द यूज होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ही यूज होते हैं, दैट को छोड़कर। क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं वो क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होते हैं। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें यही शब्द कंजक्शन की तरह यूज होते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क होता है। अब डेफिनेशन क्या होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। देखिए, इट जॉइंट्स टू सेंटेंसेस एंड शोज द रिलेशन विद इट्स एंटीसीडेंट। अब रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है कि दो वाक्यों को ये जोड़ता है। सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ता नहीं है बल्कि संबंध को भी बताता है। किसके? विद इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, यानी उसके जो पहले शब्द आएगा उससे रिलेशन को शो करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? देखिए, हु, whom, whose, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजक्शन की तरह यूज होते हैं। हु, whom और whose एक ही फैमिली के हैं तीनों शब्द। तीनों में डिफरेंस क्या है? हु क्या है? नॉमिनेटिव केस है, whom ऑब्जेक्टिव केस है, और whose क्या है? पोसेसिव केस है। अब इनको जब यूज करेंगे तो ध्यान देना, एरर्स आपको आसानी से मिल जाएगी। हु के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी। whom के बाद सब्जेक्ट आएगा। whose के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। यहां पर आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले पर, यहां पर एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनका प्रयोग कब होता है? जब किसी लिविंग की बात होती है। लिविंग मतलब ह्यूमन बीइंग्स की जब बात होगी तब इन तीनों का यूज होगा। क्योंकि हमारे पास एक और कंजक्शन है जिसका हिंदी में सेंस वही होता है जो इन तीनों का होता है। लेकिन विच का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब नॉन लिविंग की बात होती है या एनिमल्स की बात होती है। ध्यान दीजिएगा, लिविंग में एनिमल्स भी आते हैं लेकिन एनिमल्स के लिए हम लोग विच लगाते हैं। लिविंग यहाँ सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम लोग इन तीनों का यूज करेंगे। तो नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए क्या आएगा? विच। विच के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ सकता है। लास्ट है अपना दैट। ये एक कॉमन कंजक्शन है, इसको आप विच की जगह भी यूज कर सकते हैं, दैट की जगह, सॉरी, हु की जगह भी यूज कर सकते हैं। दैट के साथ सब्जेक्ट या वर्ब आ सकती है। ये एक कॉमन है। इसको कॉमन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये लिविंग के लिए भी लग सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी लग सकता है। जब भी आपको हु और विच में कंफ्यूजन हो तो ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हैं? दैट लगा सकते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है, आई नो द बॉय हु प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर ये देखिए वर्ड जो लिखा है, हु क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है ये रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि ये जो हु आया है किसके लिए आया है? बॉय के लिए। ये बॉय क्या है? एंटीसीडेंट है, यानी पूर्ववर्ती नाउन है। इसके ठीक पहले आया है आई नो द बॉय, उस लड़के को मैं जानता हूं जो। यहां पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका पूर्ववर्ती कौन है? बॉय नामक नाउन है जो प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। यहां पर हु आया, हु के बाद ध्यान दीजिए यहां पर एक वर्ब है। पहले भी बताया हु के बाद वर्ब आएगी, सब्जेक्ट या नाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द गर्ल whom I love। यहां पर whom क्या है? ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका पूर्ववर्ती क्या है? गर्ल, जो कि एक नाउन है। whom किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। जैसे who किसके लिए आया था? बॉय के लिए आया था। थर्ड है, दिस इज द प्लेयर whose father is dead। अब जैसे यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि whom के बाद क्या है? सब्जेक्ट आया है, और यहां पर whose के बाद क्या है? नाउन आया है। तो हु के बाद वर्ब आएगा, whom के बाद सब्जेक्ट आएगा, और whose के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। नंबर 4, आई लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। यहां पर पर्सन की बात नहीं हो रही, वस्तु की बात हो रही है, नॉन लिविंग है, इसलिए यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? विच आएगा, विच आई बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट है, दिस इज द टीचर दैट टॉट मी इंग्लिश। यहां पर किसकी बात हो रही है? टीचर की। टीचर क्या है? एक ह्यूमन है, मैन है। मैंने पहले ही बताया कि दैट का प्रयोग हम विच और हु की कंफ्यूजन वाली कंडीशन में कर सकते हैं। यहां पर हु भी लगा सकते हैं क्योंकि टीचर क्या है? एक पर्सन है, और पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। दैट भी करेक्ट है, हु के रिप्लेस में हम क्या लगा सकते हैं? दैट।
अब एक चीज और है कि दैट का यूज कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। पर्टिकुलर कंडीशन क्या है वो देखिए, एक नाम याद रखिए, फैंस नेम। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, फैंस नेम। फैंस नेम में 8 नाम आते हैं जिनके साथ दैट कंपलसरी है। क्या है देखिए, एफ का मतलब फर्स्ट, ए का मतलब ऑल, एन का मतलब नन, एस का मतलब सेकंड। नेम में देखिए इस एन का मतलब क्या है, नथिंग, और ए का मतलब क्या है, एनीथिंग, एम का मतलब मैनी, ई का मतलब एवरीथिंग। यहाँ सेकंड के साथ साथ एक और वर्ड है सेम। तो इन शब्दों के साथ में कंजक्शन हु या विच नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, दैट आएगा। ये फैंस नेम याद रखिएगा। एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यू कैन टेक एनीथिंग, यहां पर कंजक्शन क्या आया है, दैट। यू लाइक, यहां पर हु या विच नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर जो पूर्ववर्ती वर्ड है वो क्या है, एनीथिंग है। ये देखिए एनीथिंग के साथ क्या आएगा, दैट। नेक्स्ट देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये तो एक कहावत है, आप सब जानते हैं, चमकने वाली की सोना नहीं होती। यहां पर क्या आया है, ऑल। ऑल आया है तो ऑल के साथ विच या हु नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, दैट। तो इस टॉपिक को उम्मीद करता हूं आप लोगों ने समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज्वाइनिंग मी।